भाई यहाँ पे आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं लग रहा है? भैया पहाड़ गिर रहा है, ओ भाई आगे पीछे कर लो। कल दोपहर के दर्शन के बाद स्नोफॉल चालू हो गई। फिर खबर आई कि नीचे के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो हमें लगा कि यहाँ पर कैंप लगा करके हम फंस ना जाएं। तो बस दर्शन करके आसपास घूम के हम लोग फटाफट से उतरना चालू कर देते हैं। और फिर अंधेरा होने के बाद यहाँ पे रह रह के लाइटें ही चली जाएगी, जो कि काफी डरावना लगने लगता है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता। और रात में यहाँ पर रास्ते में आप लोगों को यात्रियों की संख्या भी बहुत कम दिखेगी। फिर आखिरी के 3 किलोमीटर उतरने में हम लोगों की जो ही बुरी हालत हुई, पैर एकदम फट रहे थे और जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि मैं लंगड़ा हो चुका हूँ। उतरते उतरते रात के 10 बज चुके थे और उतरते ही हम लोगों ने इन नेपाली भाइयों के रेस्टोरेंट में एकदम दबा के खाना खाया। ये वही रेस्टोरेंट था जहाँ पे मैं चढ़ाई से पहले यानी कि परसों आया था और मेरी इन लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। फिर गौरी कुंड में नहाने के लिए जब मैंने अपने शूज को खोला तो मेरे पैरों की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। अब केदारनाथ से हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाने के लिए हम लोगों को लगभग 10 घंटे का समय लगा। 2 बार बसें बदलनी पड़ी और किराया तकरीबन 700 रुपये पड़ा। फिर सफ़र के बीच में ही रुद्रप्रयाग में मेरे दोस्त विनीत ने मुझसे कहा, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं क्या ही कहता, गद्दारी कर। मैंने कहा कि ठीक है भाई तेरी मर्जी। अब मैं सोचता हूँ कि मैं तो अकेला हो गया। फिर रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ तक के सफर में मेरी बहुत लोगों से दोस्ती हो जाती है। फिर पूरे रास्ते हम लोग मस्ती करते हुए पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि यह सफर जितना ही खूबसूरत था उतना ही भयानक भी था। अगर आप एक एडवेंचर लवर है तो अब आपके लिए यहाँ से वीडियो शुरू होती है। तो पहले 2-3 घंटे सब कुछ ठीक रहता है, सफर में मजा आ रहा होता है, हम लोग व्यूज को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर बस एक जगह पे रुकती है जहाँ पे समोसे वगैरह बिक रहे होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे नाश्ता पानी करते हैं। फिर हम लोग एंटर करते हैं एक ऐसी सिटी में जो पूरी की पूरी पहाड़ पे ही बसी होती है। यहाँ तक कि इस सिटी में आपको बैंक, स्कूल, ATM, यहाँ तक कि कॉलेज भी थे। यकीन मानिए ये शहर बहुत ही खूबसूरत था। इस शहर का नाम है जोशीमठ। और सर्दियों में ये शहर पूरी की पूरी सफेद बर्फ की चादर में ढक जाती है और फिर ये शहर किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। यहाँ पे होम स्टे की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और मैंने ये सोच लिया कि अगर मेरा ये चैनल ग्रो करता है तो मैं अगले जनवरी या फरवरी को, जब वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है, तो मैं वहाँ पे 7 से 8 दिनों के लिए वहाँ स्टे करूँगा और अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा। वैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि अब ये शहर धंस रहा है। बहुत सारे लोगों के घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, बहुत सारे लोगों का घर गिर चुका है, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जोशीमठ में एक नरसिम्हा की मूर्ति है। उनकी मूर्ति की एक हथेली साल दर साल पतली होती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन उनका ये हाथ खत्म हो जाएगा उस दिन जोशीमठ पूरी तरीके से धंस जाएगा और बद्रीनाथ के एकमात्र मार्ग के अगल बगल स्थित नर और नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ जाने तक का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और भविष्य में बद्रीनाथ जी के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे। और इनकी भी अपनी अलग रोचक कहानी है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बस में मुझे हल्की नींद आ जाती है और फिर बस एकदम अजीब सा झटका मारता है। ऐसा लगता है कि उसका पिछला चक्का कहीं धंस रहा है या लड़ रहा है। और फिर जब मैं बस से बाहर देखता हूँ, भाई इतना खतरनाक सफर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था और ना ही मुझे करना था। मैं बस दुआ ही कर रहा था कि भगवान बचा लीजिए, अगर इस ड्राइवर से थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो आप सीधा पाताल में जाकर के गिरेंगे। फिर थोड़े देर के बाद देखते देखते मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि मैं अकेला थोड़ा ही हूँ, जो होगा देख लेंगे। उसके बाद मैं मस्त अपना नज़ारे देखते देखते सफ़र एंजॉय करने लगता हूँ। एंड फाइनली शाम 5 बजे हम लोग बद्रीनाथ पहुँच जाते हैं। वही ठंडा वही फ्रेशनेस इधर भी है जो केदारनाथ में। आप लोग मेरे पीछे वाली जर्शिस पहाड़ी पर, बहुत ही खूबसूरत जगह, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं। अब हम यहाँ पर कहाँ रुके, कैसे दर्शन किए, जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।